नमस्कार साथियों, आरएस गुरुजी पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार सैनी। आज आप लोगों को स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के राजस्थान ज्योग्राफी नोट्स के माध्यम से राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। आइए हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। देखिएगा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि में अगर हम बात करें उचावच और जलवायु के आधार पर, तो उचावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब ये 4 भौतिक प्रदेश कौन-कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आइए। अगर हम बात करें, सबसे पहले सबसे बड़ा भूभाग जो है, वो है मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में है मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश मतलब अरावली। उसके बाद में है पूर्वी मैदानी भाग और आखिर में हम पढ़ते हैं दक्षिण का पठारी भाग या हाड़ौती का पठारी। तो हमने देखा जो भौगोलिक प्रदेश हैं उनको हमने 4 भागों में विभाजित करके हमें समझने की जरूरत है। मोटे तौर पे हम ये कहें कि वो 4 भाग में कौन सा है? एक तो है मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थल। दूसरा हम बात करें वो है अरावली। और तीसरे नंबर पे वो है पूर्वी मैदानी भाग। और चौथे नंबर पे अगर बात की जाए तो वो है हाड़ौती का पठार। कहने का मतलब ये हुआ कि राजस्थान को भौतिक आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश के रूप में अरावली है, मैदान है यहाँ पर, और दक्षिणी भाग है वो पठारी भाग है मतलब पठार है। तो मरुस्थल, पहाड़, मैदान और पठार ये राजस्थान के भौतिक स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ तथ्य। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि अब जो ये आपको 5 बिंदु मैं बताने वाला हूँ, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स के हिसाब से आपको काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हम बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की, तो मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%, याद रखना, लगभग 60% या यूं कहें 61.11% है। तो अक्सर एग्जाम में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के भूभाग का कितना प्रतिशत मरुस्थल है? तो आपका जवाब होना चाहिए 61.11%। और इस 61.11% पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए 12 जिले आते हैं। अब बात करते हैं इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर मरु क्षेत्र में जो मृदा है उसका कौन सा रूप देखने को मिलता है? तो मरुस्थलीय प्रदेश की जो मृदा है वो मुख्य रूप से बलुई, जिसे हम कहते हैं बालू, तो बलुई और रेतीली है। तो ये आपने मरुस्थल के बारे में जाना। अब यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? तो यहाँ की क्लाइमेट है वो शुष्क और अर्ध शुष्क है। तो एक बार फिर से हम बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के कुल भाग का कितना प्रतिशत? 61.11%। जनसंख्या कितनी? 40%। जिले कितने आते हैं? 12। मृदा कैसी है? बलुई रेतीली मिट्टी। और जलवायु कैसी है? तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु। ये बात मरुस्थल के लिए जानते हैं। अब दूसरा भूभाग आता है अरावली प्रदेश। तो अरावली प्रदेश है मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल क्षेत्र का 9% है। कितना है जी? 9%। ठीक। और अरावली में या अरावली प्रदेश में या यूं कहें पहाड़ी क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% लोग निवास करते हैं। कहने का मतलब अगर टोटल राजस्थान में 100 लोग हैं तो उनमें से 10 लोग हैं वो अरावली क्षेत्र में निवास करते हैं। और अरावली क्षेत्र में कुल कितने जिले आते हैं? तो आपका जवाब होगा अरावली क्षेत्र में 13 जिले आते हैं। अब यहाँ की मृदा कैसी है? तो पहाड़ी क्षेत्र तो पर्वतीय और वनीय मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को। हमने देखा यहाँ क्षेत्रफल कितना अरावली का?
तो आप कहेंगे राजस्थान के कुल भूभाग का 9% है, जनसंख्या राजस्थान की 10% है। राजस्थान के कुल जिलों में से 13 जिले अरावली क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की मिट्टी पर्वतीय या वनीय मिट्टी है और यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? उपाद्र जलवायु है। कैसी जलवायु है? उपाद्र जलवायु है। हर फैक्ट से आपको हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को अवसर मिलता है। अब चलते हैं मैदानी भाग की ओर। तो मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% है और यहां पर लगभग 39 से 40% जनसंख्या निवास है। मैदानी भाग में 39 से 40% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। ठीक, और यहां पर 10 जिले आते हैं और मुख्य रूप से जो मिट्टी पाई जाती है मैदान में, तो मैदान में आप जानते हो ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी आपको और यूं कहें दोमट। तो दोमट और जलोढ़ मिट्टी आपको मैदानी भाग में देखने को मिलेगी और जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु। अब बात करते हैं पठारी भाग की, जो हाड़ौती का पठार है। पठार है वो लगभग 7% या यूं कहें 6.89% आपको राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पठार का विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7% या यूं कहें 6.89%। और पठारी भाग में जो जनसंख्या है वो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11% है। और पठारी भाग में राजस्थान के जो जिले आते हैं वो क्या है? 7 है। और यहाँ की मिट्टी देखो, पठार की मिट्टी है वो आप देखेंगे बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। तो बेसाल्टिक चट्टानों से काली मिट्टी बनती है या रेगूर मिट्टी बनती है, तो आप कहेंगे काली और रेगूर। और जलवायु कैसी है? तो आप कहेंगे अति आर्द्र जलवायु। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ठीक, तो आपको इन डेटाओं से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इनकी कंपैरिजन को समझने की कोशिश करें तो आपको एक बात और समझनी यहां से हो। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। एक तो ये पूछ लेगा, एक आपसे पूछता है कि सबसे अधिक क्षेत्र किसका, सबसे कम क्षेत्रफल किसका। तो ये तो आप देखें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो राजस्थान के है वो मरुस्थल है लगभग 61%, और सबसे कम जो क्षेत्र है वो है पठारी भाग। लेकिन यही सवाल जब आपसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखने की बात करता है, जैसे अभी हम बढ़ते हुए क्षेत्र की बात करें या घटते हुए भूभाग की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो किसका है? मरुस्थल। घटते हुए क्षेत्र को देखते हैं मरुस्थल। उसके बाद में आप देखेंगे मरुस्थल के बाद में सर्वाधिक भूमि है वो कौन सी है? मैदानी है। उसके बाद में यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और लास्ट में क्या है? पठारी भाग। कि हमने देखा मरुस्थल कितना है? लगभग 61% है। मैदानी भाग है वो लगभग 23% है। पहाड़ी जो भाग है वो 9% है और पठारी भाग लगभग 7% है। तो अगर क्षेत्रफल के आधार पर इनको घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सर्वाधिक मरुस्थल, उसके बाद में मैदानी, उसके बाद में पहाड़ी और लास्ट में क्या है? पठारी। एक तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है और इसी का वाइस वर्सा कि इनको बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा, सेम क्रम में आपको जनसंख्या के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को उनकी जनसंख्या के बढ़ते हुए रूप में दर्शाइए। ऐसी कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि सबसे कम किसके पास है, फिर उससे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, फिर दूसरे नंबर पे कहाँ निवास करती है और आखिर में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में अगर भौतिक प्रदेशों को देखें तो देखो सबसे कम जनसंख्या निवास करती है पठारी भाग। आप ये बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, सर्वाधिक जो सबसे कम जनसंख्या तो मरुस्थल में होनी चाहिए। देखो मरुस्थल में जनसंख्या घनत्व कम है, लेकिन ऑल ओवर जनसंख्या की बात करें, क्योंकि देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में भूभाग बहुत ज्यादा है तो दूर दूर लोग भी रहेंगे तो ऑल ओवर उनका एवरेज ज्यादा हो जाएगा। तो घन डेंसिटी की बात करें तो मरुस्थल में ज्यादा कम घनत्व पाया जाएगा। लेकिन हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ पीपल की, नंबर ऑफ पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? आप कहेंगे सर पठारी भाग में राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है, जबकि अरावली को देखें
अरावली के अंदर जनसंख्या केवल 10%। तो आप सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है पहले ये देखें। तो राजस्थान की सबसे कम जनसंख्या है वो पहाड़ी क्षेत्र में अरावली में निवास करती है। उसके बाद में पठारी क्षेत्र में कितनी है 11%। उसके बाद में तो आप कहेंगे साहब मैदानी भाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है 39 से 40%। और उसके बाद में बात करें आता है मरुस्थली, वहां कितनी है कुल जनसंख्या, कुछ इस तरह से लिखा। ये तो जनसंख्या की निवास की। जनसंख्या घनत्व होगा वो कुछ अलग सीक्वेंस में होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपने देखा कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है, सबसे कम जनसंख्या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है अरावली की, जो कितना है 10%। उसके बाद में पठारी भाग आ जाता है और फिर मैदानी भाग में, और सबसे ज्यादा किसमें है मरुस्थलीय क्षेत्र की संख्या निवास करेगी राजस्थान की, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर लोग भी ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। तो यह मिसअंडरस्टूड ना हो, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में अंतर है, इस बात को थोड़ा समझें। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है बताएं जरा, अरावली मतलब पहाड़ी क्षेत्र में, उसके बाद में हाड़ौती मतलब जो पठार है उसमें, उसके बाद में मैदानी भाग में, और उसके बाद में मरुस्थल। सर्वाधिक मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेगी, फिर आप मैदानी भाग में देखोगे, फिर आप पहाड़ी क्षेत्र में देखोगे और पठारी क्षेत्र में देखोगे और राजस्थान के उसके बाद में अरावली क्षेत्र में। तो यहां तक की बात है आपको। इसके अलावा जलवायु को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। खैर वो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु, लेकिन अभी थोड़ा ये समझें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए हाड़ौती के पठार की जलवायु कैसी है, या निम्न में से कौन सी जलवायु किसे संबंधित है, कथन के तौर पे आपसे पूछा जाए, तो हाड़ौती की जलवायु कैसी है, अति आर्द्र है। मैदानी जलवायु कैसी है, आर्द्र है। अरावली की जलवायु कैसी है, उपाद्र है। तो 3 पॉइंट तो ये समझे कि सबसे पहले देखें कि मैदानी भाग की जलवायु कैसी है, आर्द्र, और हाड़ौती की क्या है, अति आर्द्र, और अरावली की कैसी है, उपाद्र। तो आर्द्र से ये बातें आप लिंक करके चले। पठारी भाग में कैसी है, अति आर्द्र, अरावली में कैसी है, उपाद्र, और मैदानी भाग में कैसी है, आर्द्र। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में जलवायु के 2 क्रम देखने को मिलेंगे, एक शुष्क और एक अर्ध शुष्क। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो मरुस्थल को 2 भाग में विभाजित कर देती है। इसके एक तरफ आपको शुष्क जलवायु मिलेगी और एक तरफ अर्ध शुष्क जलवायु मिलेगी। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे चल, अब हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मरुस्थल के बारे में देखते हैं। साथियों एक बार थोड़ा सा आप मैप को देखें जिसे आप समझ पाएंगे। ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें सर्वाधिक भाग है ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, या इसे पश्चिमी मरुस्थल भी कहा जाए। तो सर्वाधिक भाग पर यही फैला हुआ है, 61% पर फैला हुआ। उसके बाद में आता है मध्यवर्ती अरावली, क्योंकि अरावली भाग है और राजस्थान के बीचों बीच है, तो मध्यवर्ती अरावली। फिर आता है आपका मैदानी, पूरी मैदानी भाग, और आखिर में आपको क्या देखने को मिलता है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर हम मरुस्थल को समझें तो मरुस्थल भी 2 भागों में विभाजित है, क्योंकि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो अरावली के पैरेलल जाती है, और उसके बाद में आगे हम 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को अगर देखें तो ये मरुस्थल को 2 भागों में बांटेगी। इसके पश्चिम की तरफ का भाग है वो शुष्क भाग है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर के दरमियान होती है, और 25 सेंटीमीटर वाले भाग के बाद में अगर देखें तो यहाँ पे वर्षा 25 से 50 के बीच में होती है अरावली। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के एक तरफ का भाग है वो शुष्क जलवायु प्रदेश है, और 25 सेंटीमीटर वर्षा से लेकर अरावली तक का जो भाग है वो क्या है, अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। तो हमने कहा अब हम मरुस्थल को या मरुस्थलीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम समझना चाहें तो देखिए तथ्य आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। तो देखो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर जो मरुस्थल पाया जाता है वो मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल है। और ये थार मरुस्थल है, ये किस काल में बना था, तो आप कहेंगे ये टर्सरी काल में या
प्लीस्टोसीन काल के अंदर बना। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थार मरुस्थल के निर्माण का काल कौन सा है, तो आप बोलेंगे टेरेशियरी या फिर आप बोलेंगे प्लीस्टोसीन काल है। और ये जो मरुस्थल है ना, ये अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है, याद रखना। कौन से मरुस्थल का भाग है? अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। पेलियोइक अफ्रीकी मरुस्थल है, उसका ये भाग है। अब हम अगर इसके बारे में कुछ और तथ्य देखें तो राजस्थान में मरुस्थल प्रदेश की जो लंबाई है वो कितनी है, कितने भाग पर है? तो आप कहेंगे ये 640 किलोमीटर लंबे भाग पर फैला हुआ। इसकी चौड़ाई बात करें तो ये 300 किलोमीटर लंबे चौड़े भाग पर फैला हुआ है। और ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 200 से 300 मीटर की ऊंचाई की विस्तृत। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब इसके स्लोप के बारे में बात करें कि इसका ढाल कैसा है। तो मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की। कहने का मतलब अगर मैं राजस्थान का एक आउटलाइन बताऊं आप, कुछ इस तरह से हम इसे समझते हैं। ये हमारे पास उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम। तो राजस्थान में जो मरुस्थल है उसके अगर हम ढाल की बात करें तो जो मरुस्थल का ढाल है वो किस दिशा में है? तो आपने कहा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इधर से ये इस दिशा के अंदर का स्लोप देखने को। हम देखेंगे कि मरुस्थल का भाग कुछ इस तरह से है और अब इस भाग को अगर हम देखें स्लोप की बात करें तो स्लोप इसका क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मरुस्थल का स्लोप देखने को। अब बात करते हैं मरुस्थल को अध्ययन के आधार पर दो भागों में और विभाजित किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा था। तो मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग हमने बोला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या जिसको राठी प्रदेश भी बोलते हैं। याद रखना ये कई दफा पूछा गया है। राठी प्रदेश कौन सा है? तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम बांगड़ प्रदेश बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं? बांगड़ प्रदेश को। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्तर पश्चिमी या पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो याद रखना 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। देखो सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का, देखो समवर्षा रेखा का मतलब है कि वो तमाम स्थान जहां पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर है, इन सबको जोड़ दिया जाए तो एक लाइन बन जाए। इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये है। ये पूरे मरुस्थल को, क्योंकि देखो मरुस्थल आप कहां से देखोगे? इस वाले एरिया से लेके अरावली तक ये टच है। लेकिन इसमें भी दो विभाजन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरावली के पैरेलल जाती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और फिर हम आगे की तरफ बढ़े तो यहां आपको मिलती है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के दरमियान ये वाला भाग है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश कहलाता है। और इसको हम एक अन्य नाम से और जानते हैं, बांगर प्रदेश के नाम। अब हम 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से आगे की बात करें तो इस वाले रीजन में 0 से 20 सेंटीमीटर के दरमियान बारिश होती है। इसलिए बारिश की कमी की वजह से ये शुष्क प्रदेश में आता है, शुष्क रेतीला मैदान के नाम से जाना, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये देखा कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, एक भाग को हम शुष्क मरुस्थल बोलते हैं या पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान बोलते हैं, इसी को हम राठी प्रदेश भी बोलते हैं। और यहाँ पे वर्षा है वो 0 से 20 सेंटीमीटर या 0 से 25 सेंटीमीटर की बीच होती है। दूसरा आता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा से लेकर अरावली, अरावली के पैरेलल निकलती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के दरमियान यहाँ पर वर्षा होती है और ये भाग है वो अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से जाना जाता है, इसी को हम बांगर प्रदेश भी बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने भी देखा था कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल में बांटती है। क्लियर हो गया? अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये शुष्क मरुस्थल प्रदेश क्या है, जिसको हम राठी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। याद रखना राठी प्रदेश के नाम से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। तो देखो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को हम शुष्क मरुस्थल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसे शुष्क मरुस्थल प्रदेश कहते हैं। और इस शुष्क मरुस्थल प्रदेश को भी हम आगे दो भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि वर्षा की कमी की वजह से यहाँ की भौगोलिक अवस्था ऐसी हो जाएंगी कि कहीं पर आपको सैंड ड्यून दिखाई देंगे, कहीं पर बालू का स्तूप दिखाई देंगे और कहीं पर आप मरुस्थल में भी चट्टानी मरुस्थल देखोगे तो वहां पर
बालू का स्तूप नहीं बने। तो शुष्क मरुस्थल को, अब देखो शुष्क मरुस्थल पहले क्लियर होना चाहिए। शुष्क मरुस्थल कौन सा हिस्सा है? तो आप कहोगे 0 से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाला भाग, ये शुष्क मरुस्थल है, जिसको हम क्या कहते हैं? राठी प्रदेश के। ठीक है, तो इसमें दो भागों में हम पढ़ते हैं इसको। तो एक भाग है बालू का स्तूप मुक्त। बालू का स्तूप मुक्त का मतलब है वहां पर सैंड ड्यून नहीं पाए जाते, बालू के धोरे, बालू के टीले नहीं पाए जाते। स्पेशली टीले बोले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बालू के टीले नहीं पाए जाते, मुक्त है। तो ये आपसे पूछा गया है कि शुष्क मरुस्थल का, ध्यान से सुनिए, शुष्क मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है? तो शुष्क मरुस्थल का लगभग 41.5% भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, सैंड ड्यून फ्री एरिया है। 41.5% भाग पर जो मरुस्थल है उसमें रेत के बड़े टीले नहीं हैं, वहां पर चट्टानी भाग मरुस्थल देखने को आपको मिलेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर सैंड ड्यून नहीं मिलेंगे। तो कौन सा हिस्सा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश? वो है 41.5% भूभाग पर। किसका? किसका 41.5%? शुष्क मरुस्थल का। ये बात ध्यान। ठीक, अब बात करते हैं कि बालू का स्तूप युक्त, जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सैंड ड्यून पाए जाते हैं, वो प्रदेश कितना है? तो लगभग 58.5% इलाके पर आपको सैंड ड्यून देखने को मिलेंगे। तो हमने कहा शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? तो आप कहेंगे 41.5% है इसका, शुष्क मरुस्थल का। और बालू का स्तूप युक्त कितना है? तो आप कहेंगे 58.5% भाग है, उस पर सैंड ड्यून पाए जाएंगे, बालू का स्तूप पाए जाएंगे, शुष्क मरुस्थल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कि बालू का स्तूप मुक्त जो प्रदेश है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, उसके बारे में देखो। शुष्क मरुस्थल में जहां पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, मतलब जहां पर चट्टानी मरुस्थल है, वो किस में आता है? बालू का स्तूप मुक्त में है। स्तूप मुक्त का मतलब वहां पर टीले नहीं मिलेंगे आपको, चट्टान होने की वजह से टीले नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जहां पर पथरीला मरुस्थल पाया जाएगा वो क्या होगा? बालू का स्तूप मुक्त होगा। और उस क्षेत्र में बालू का स्तूप का निर्माण नहीं होता, क्योंकि मरुस्थल पर क्या होता है? पथरीला होता है। और खास बात है, इस पथरीले मरुस्थल को हम हमादा के नाम से जानते हैं। याद रखना कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में जो पथरीला मरुस्थल होता है, और वो पथरीला मरुस्थल ही किसके नाम से जाना जाता है? हमादा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान में इसका विस्तार आप सर्वाधिक कहां पर देखोगे? तो सर्वाधिक इसका विस्तार है वो जैसलमेर में है, और बाड़मेर में है, और जोधपुर में। और जैसलमेर में स्पेशली रामगढ़ है, लोद्रवा है, और पोखरण है। कहाँ कहाँ पर? रामगढ़, पोखरण, ये जैसलमेर के इलाके हैं। तो सर्वाधिक जैसलमेर में, इसके अलावा बाड़मेर में और जोधपुर में। तो हमादा का जो विस्तार आप देखोगे तो जैसलमेर और बाड़मेर और जोधपुर में चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। और जहां पर चट्टान होती हैं वहां पर स्तूप नहीं बनते, इसलिए इस वाले एरिया को हम क्या कहेंगे? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहेंगे। और क्योंकि यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, और जैसा कि आपने देखा कि चट्टानी मरुस्थल को हम क्या कहते हैं? हमादा कहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी। और अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़े, तो हमने देखा था कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कितना एरिया है? तो आपने कहा 41.5%। अब बात करते हैं, तो यहां से ये बिंदु तो समझ में आ गई ना, हमादा क्या है? ठीक है। और कहाँ कहाँ विस्तार है? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में चट्टानी मरुस्थल हमादा पाया जाता है। अब बात करते हैं जहां पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में बात करें तो शुष्क मरुस्थल में जहां पर पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है या जमाव होता है और निर्मित संरचना है, वो क्या कहलाती है? बालू का स्तूप कहलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए, रेतीली मिट्टी होने की वजह से उसमें बहुत महीन कण आते हैं। अब क्या होगा कि हवा की वजह से जब हवा के साथ ये कण उठकर किसी एक स्थान पर जाकर जमा हो जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की टीलों की आकृतियों के रूप में जम जाएंगे, और ये टीले अलग अलग आकार लेते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। बालू का स्तूप का मतलब क्या है? मिट्टी के या रेत के टीले या ढेर। तो जहां पर रेतीली जमाव है, ज्यादा ज्यादा बालुई मिट्टी जमाव है, वहां पर पवन द्वारा मिट्टी का
एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होकर उसका निक्षेपण मतलब जमाव हो जाता है और उससे यहाँ पर टीले बन जाते हैं, मिट्टी के ढेर बन जाते हैं और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून बोलते हैं, बालू का स्तूप बोलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप भी कहाँ में देखने को मिलेंगे, जैसलमेर में देखने के। और यहाँ पर सभी प्रकार के, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर हैं, तब तो आप बोलोगे जैसलमेर में। अब बालू का स्तूपों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे बरखान है, पैराबोली है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो उनमें एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो, दो सवाल होंगे, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाएंगे, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर। और सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जोधपुर में देखने को। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं सभी प्रकार के बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके प्रकार हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान। आइए अब जानते हैं बालू का स्तूप के प्रकार के बारे में। साथियों, सबसे पहला प्रकार आता है इनका बरखान। देखो बरखान क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। हाँ जी, बरखान है कि जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेप एक अर्धचंद्राकार रूप में किया जाता है। अर्धचंद्राकार रूप में अगर मिट्टी का जमाव हो जाए तो उस प्रकार की बनी हुई जो आकृति है वो क्या कहलाती है, बरखान। तो याद रखना, बरखान का संबंध है अर्धचंद्राकार मिट्टी के ढेर से। किससे है, अर्धचंद्राकार मिट्टी के ढेर से है। ठीक है। और बरखान की विशेषता क्या है कि जिस ओर से पवन आती है, जिस ओर से पवन आती है उसी दिशा में इनका उत्तल ढाल होता है, जबकि आगे की दिशा में अवतल ढाल होता है। तो याद रखना, हवा की दिशा में उनका उत्तल ढाल है और हवा के आगे उनका अवतल ढाल देखने को मिलेगा। और बरखान की जो चौड़ाई है वो 100 से 200 मीटर होती है और ऊंचाई 10 मीटर से 20 मीटर के दरमियान आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें ये बालू का स्तूप सर्वाधिक, बरखान सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप आपको शेखावाटी रीजन में देखने को मिलेंगे। और शेखावाटी में भी स्पेशली कहां पर, चूरू में पाए जाएंगे। तो सर्वाधिक बरखान कहां पर देखने को मिलेंगे, याद रखना, बरखान बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी प्रदेश में है और शेखावाटी में भी कहां पर है, चूरू में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं, जिसके कारण मरुस्थलीकरण सर्वाधिक होता है। तो ये फैक्ट भी याद रखना कि किस प्रकार के बालू का स्तूप की गति सर्वाधिक होती है, तो आप कहेंगे बरखान की जो गति है वो सर्वाधिक होती है और ये मरुस्थल के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार। अब देखिए जरा, आपको क्या कहा गया, अभी आपने देखा कि जो बरखान है वो क्या है, तो ये थोड़ा समझ, ये यहां से इस एरिया से मिट्टी आई है और ये मिट्टी यहां पर लगातार जमती रही, तो आपने देखा एक अर्धचंद्राकार आकृति बनी, अर्धचंद्राकार आकृति बन गई। पूरी आकृति को आप ऑब्जर्व करके देखें, इस तरह से अर्धचंद्राकार आकृति। तो जिस दिशा से हवा आ रही है, जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा में आपने क्या देखा, इसका उत्तल होता है और दिशा के आगे क्या होता है, अवतल आपको देखने को। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, पॉइंट ठीक। हाँ जी, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें देखने को मिलने हैं उन पे थोड़ा सा बात कर लें, एक बार दोबारा दोहरा लें। तो बरखान क्या है, देखो इसको समराइज कर दे, बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का ढेर है वो बरखान है एक तरह से। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 100 से 200 मीटर, 200 से 200 मीटर की चौड़ाई इसकी होती है और ऊंचाई 10 से 20 मीटर की होती है। और बरखान सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे शेखावाटी में पाए जाते हैं और शेखावाटी में भी स्पेशली चूरू में देखने को मिलेंगे। और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में। सबसे पहले देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं। तो कहा गया जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, निक्षेपण मतलब जमाव, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समकोण पर होता है, कि जो पवन की डायरेक्शन है, जैसे ये पवन की दिशा है, इस दिशा में जा रही है और इसी के समकोण पर, यहाँ पर मिट्टी का जमाव कर दिया जाए तो निर्मित आकृति है वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाती है। याद रखना, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में जो जानने वाली बात है वो ये है कि
जो मिट्टी का ढेर बनता है, जो मिट्टी का टीला बनता है, मिट्टी का जो निक्षेप होता है, मिट्टी का जो जमाव होता है, वो पवन की दिशा के समकोण पर होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों के दोनों पॉइंट। अगर समकोण पर है तो कैसा है? अनुप्रस्थ है। और सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगे? बाड़मेर और जोधपुर में देखने को मिलेंगे। जैसे ये वाला, अब डायग्राम देखो। तीसरे नंबर पे आता है अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। साथियों, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण है वो पवन की दिशा के पैरेलल कर दिया जाए, ये समांतर कर दिया जाए, तो इस प्रकार जो सैंड ड्यून बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप। तो विंड आप देखोगे ये दिशा है, इसके अगर ये निकल तो इसके पैरेलल ही ढेर बन गया, ये विंड है, इसके पैरेलल ही यहाँ पर बन गया। तो आपने क्या देखा कि अगर पवन की दिशा के समकोण पर ढेर लगा है तो वो कैसा है? अनुप्रस्थ। और पवन की दिशा ये है, इसके पैरेलल यहाँ पर मिट्टी का जमाव हो गया, इधर इधर मिट्टी का जमाव हो गया पैरेलल, तो ये कैसा है? तो आप कहेंगे अनुदैर्ध्य या रेखीय। और अगर आप कहेंगे कि अर्धचंद्राकार रूप में अगर मिट्टी का ढेर लग गया है तो ये क्या है? बरखान। अब तक आपने ये देखा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेखीय बालू का स्तूप सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो याद रखना सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर। अब तक आपने जो बातें देखी उनको समराइज करो। सबसे पहले हमने देखा बरखान, तो बरखान में कहा अर्धचंद्राकार रूप ले लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक कहां पर मिलेंगे? शेखावाटी रीजन में मिलेंगे। उसके बाद में हमने बात की अनुप्रस्थ के बारे में, तो अनुप्रस्थ में देखा पवन की दिशा के लंबवत मतलब समकोण पर ये ढेर लग जाएगा, ठीक है। और ये सर्वाधिक कहां पर देखने को मिलते हैं बताइए? आपने अभी बताया था कि अनुप्रस्थ प्रकार के जो बालू का स्तूप हैं वो सर्वाधिक हमें कहां देखने को मिलते हैं? बाड़मेर और जोधपुर में देखने को। अब बात आती है कि अनुदैर्ध्य या रेखीय प्रकार के बालू का स्तूप, इसका मतलब है यहाँ पवन की दिशा है, इसके पैरेलल ही मिट्टी का ढेर जमा हो जाएगा, बड़े बड़े टीले बन जाएंगे, तो ये बालू का स्तूप आपके क्या? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। और ये सर्वाधिक बनते हैं जैसलमेर के। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं तारानुमा बालू का स्तूप। एक बार डायग्राम को देखिए। तारानुमा बालू का स्तूप है जब पवन की दिशा लगातार परिवर्तित हो रही होती है, कभी इस दिशा में आ रही है तो यहाँ से सारी मिट्टी इस इलाके में जमा होगी, कभी इस दिशा में आ रही है तो यहाँ जमा होगी, इस दिशा में आ रही है, तो मतलब जब पवन की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहे तो एक तारेनुमी संरचना में मिट्टी का ढेर बन जाता है, और वही क्या कहला आपका? तारानुमा बालू का स्तूप कहलाता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यह रेतीले मरुस्थल में पाया जाता है जिसका निर्माण अनियमित हवाओं के द्वारा होता है। अनियमित हवाओं का मतलब है जब हवाओं की दिशा बार बार बदलती जाए, तो अनियमित हवाओं की वजह से जिस बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसे हम तारकीय या तारकाय बालू का स्तूप कहते हैं। और इन बालू का स्तूप में न्यूनतम 3 या 3 से अधिक भुजाएं बन जाती हैं। भुजाओं का मतलब है जैसे इस डायरेक्शन में है तो ये एक भुजा बन गई, इस डायरेक्शन में है तो ये एक भुजा बन गई, इधर से तो एक दिशा और इधर से तो ये एक दिशा। कम से कम 3 होती हैं इसमें, 3 से अधिक भी बन सकता है, ठीक है। अब ये बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जैसलमेर और सूरतगढ़ जो श्री गंगानगर के पास है, वहां पर आपको देखने को। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करें पैराबोलिक बालू का स्तूप के बारे में। देखिए, पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या होते हैं? तो ये बरखान के जस्ट विपरीत है, या यूं कहें जो महिलाओं की हेयर क्लिप है उसके जैसे होते हैं। तो बरखान के जस्ट विपरीत। अब बरखान में जस्ट विपरीत क्या होता है? तो हमने कहा इसमें विंड की डायरेक्शन ये है तो इसके जस्ट सामने बनेंगे, और बरखान में क्या बनते थे? अपोजिट बनते थे, तो पैराबोलिक हो। तो बालू का स्तूप है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। यह बालू का स्तूप सभी मरुस्थल में पाए जाते हैं, इस कारण ये राजस्थान में सर्वाधिक मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के पाए जाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? तो आप कहेंगे पैराबोलिक बालू का स्तूप है, सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। और पैराबोलिक की विशेषता क्या है? ये बरखान के जस्ट विपरीत हो। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। छठवें नंबर पे आता है सिफ। तो देखो, बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, और इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? सिफ। ये डायग्राम को थोड़ा समझिए। ये बरखान है। अब आपको पता है
बरखान इधर से हवा चल रही है, तो ये आपने देखा था कि ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ मिट्टी का ढेर पड़ा है, यहाँ से हवा चली, तो ये इसको ऐसे शिफ्ट, ये हवा की दिशा इसे, तो ये ऐसे शिफ्ट कर देगी, इसको ऐसे ऐसे शिफ्ट कर देगी, तो ये तो बरखान हो गया। लेकिन अगर हवा की दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हो जाए, ऐसे हो जाए, तो क्या होगा, ये वाला शेप आगे बढ़ जाएगा ऐसे, जैसा कि आपने ये देखा। यहाँ तक पहले देखें, ये पहले ऐसे पूरा बरखान बन रहा था, लेकिन इस डायरेक्शन चेंज हुई ऐसे, तो ये वाली भुजा आगे बढ़ी, इसको क्या कहेंगे, शिफ्ट कहेंगे। ठीक, अब थोड़ा देखिए, बरखान है वो अनुप्रस्थ होते हैं और सिर्फ कैसे होते हैं, अनुदैर्घ्य होते हैं। यहां तक का पॉइंट क्लियर है। ठीक, अब कापीस के बारे में बात करें, सब्र कापीस के बारे में बात करें, झाड़ियों और छोटी वनस्पति के पास देखो, ये झाड़ियां देख रहे हो, छोटी छोटी वनस्पति देख रहे हो, इनके पास में आप देखोगे छोटे छोटे ढेर लग जाता है रेत का, तो आप कहेंगे झाड़ियों व छोटी वनस्पति के पास बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं, उनको क्या बोलते हैं, सब्र का पीस बोलते हैं। सब्र का पीस बालू का स्तूप बोलते हैं। झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप या झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप हैं, वो क्या कहलाएंगे, याद रखना, उनको बोलते हैं नेबखा। क्या है, नेबखा। याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि झाड़ियों के, देखो यहाँ दोनों बातों को समझो, झाड़ियां छोटी वनस्पति के पास जो बालू का स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्र का पीस कहलाते हैं, का पीस। ठीक है, और झाड़ियों के पीछे जो बनने वाले हैं, झाड़ियों के पीछे बनने वाले या झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेबखा कहलाते हैं। ठीक, थोड़ा सा और समझते हैं इसी बात को। तो हमने क्या देखा, हम अभी पढ़ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, और पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में हमने दो बातें देखी थी कि पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का विभाजन 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा कर देती है, इसे दो भागों में बांट देती है। एक भाग है शुष्क मरुस्थल प्रदेश या रेतीला मरुस्थल प्रदेश, और दूसरा हमारा क्या है, अर्धशुष्क रेतीला मैदान या अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश कहलाता है। हमने ये देखा, तो हमने आपको जो बात बताई उसको थोड़ा समझिए। ये 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा है, इसके एक तरफ है वो शुष्क रेतीला मैदान है और एक तरफ क्या है, अर्धशुष्क रेतीला मैदान। इसको हम क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, राठी प्रदेश बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर होगी। ठीक। और इसमें हमने भी आगे देखा था कि जो ये रेतीला मैदान है, इसको भी दो भागों में विभाजित करके हमने देखा। तो एक तरफ हमने क्या देखा, देखो याद रखना इस बात को, अब तक हमने किस तरह से क्या क्या बातें समझी। हमने समझा मरुस्थल को, हमने देखा मरुस्थल। ठीक है, ध्यान से समझिए। मरुस्थल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 11% भाग पर में। इस मरुस्थल को फिर हमने दो भागों में डिवाइड करके देखा। एक हमने क्या कहा, एक हमने कहा कि साहब ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये क्या है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क को हमने क्या कहा, बांगर, और इसको क्या, राठी, और ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के माध्यम। फिर इस शुष्क प्रदेश को भी दो भागों में हमने डिवाइड करके देखा। तो एक हमने क्या कहा, एक कहा ड्यून फ्री एरिया, मतलब बालू का स्तूप मुक्त एरिया, मुक्त, और एक क्या कहा, युक्त कहा। तो मुक्त कितना है, 41.5%, और युक्त कितना है, तो आपने कहा 58.5%। किसका, तो आप कहेंगे कुल मरुस्थल का। कौन सा मरुस्थल का, शुष्क मरुस्थल। और ये वाला एरिया है जो मुक्त वाला है जहां पर है, तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप कहेंगे चट्टानी चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमादा। और ये स्पेशली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो रीजन है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला ये रीजन, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्यून फ्री एरिया आपको देख, ड्यून फ्री ट्रैक है, यहाँ पर आपको बालू का स्तूप देखने को नहीं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। ठीक, तो हमने एक भाग देख लिया, कौन सा, शुष्क रेतीला मैदान। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क रेतीला मैदान, मतलब 25 सेंटीमीटर संवर्षा से लेकर 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के बीच के भाग। साथियों, अर्धशुष्क मरुस्थल को हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा है, बांगड़ प्रदेश। तो देखिए, शुष्क मरुस्थल व अरावली के
मध्य का भौतिक प्रदेश, या यूं कहें 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच वाला जो भौतिक प्रदेश है वही आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। या यूं समझें इसको थोड़ा सा, ये हमारा राजस्थान का आउटलाइन है, ठीक है, और हमने कह दिया ये अरावली है इस तरह से, और अरावली के पैरेलल ये मानते 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो इसके इधर का पूरा इलाका है, आप क्या बोलोगे, ये मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिम उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी दो भागों में बांटा गया। ये कहा कि ये वाला 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, तो इसके एक तरफ का भाग है वो शुष्क रेतीला मैदान है, और ये वाला भाग है अर्ध शुष्क रेतीला मैदान। तो हमने कहा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मतलब अरावली तक, इस वाले इलाके को हम क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या बांगड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक। अब अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी अध्ययन की दृष्टि से पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, और वो कौन सा है, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर का बेसिन। याद रखना कि शुष्क रेतीले मैदान को हमने 2 भागों में विभाजित किया था। कौन सा भाग था, याद है आपको, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। अब हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की या बांगड़ प्रदेश की। तो बांगड़ प्रदेश को पुनः हम देखें तो 4 भागों में विभाजित किया गया। और बांगड़ प्रदेश आता कौन से इलाके में, अर्ध शुष्क मरुस्थल आता कहां से कहां तक है, तो कहेंगे 25 सेंटीमीटर समवर्षा से लेकर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच वाला भाग। अब इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया, और वो कौन कौन सा था, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर का मैदान। अब बात करते हैं लूनी बेसिन के बारे में। देखिएगा, लूनी बेसिन के बारे में पढ़ें तो इस क्षेत्र को हम गोडवाड़ा बेसिन भी कहते हैं। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है गोडवाड़ा प्रदेश क्या है या गोडवाड़ा बेसिन क्या है। याद रखना, लूनी का जो बेसिन क्षेत्र है, लूनी बेसिन है, वो ही गोडवाड़ा या गोडवाड़ भी बोलते हैं, गोडवाड़। याद रखना, गोडवाड़ या गोडवाड़ा प्रदेश क्या है, तो गोडवाड़ा प्रदेश है वो लूनी बेसिन क्षेत्र है। स्पेशली इसमें आप देखेंगे तो जालोर और सिरोही, पाली जालोर सिरोही, ये जो जालोर और सिरोही, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, ये जो इलाका है ये किस में आता है, गोडवाड़ बेसिन के अंदर आता है, लूनी बेसिन के अंदर। और इस क्षेत्र में लवणीय पादप पाए जाते हैं। कौन से पादप पाए जाते हैं, लवणीय पादप पाए जाते हैं। लवणीय का मतलब जहां पर लवण की मात्रा आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, कहां कहां पर, तलहटियों में। और वहां पर जो वनस्पति है वो कैसी होगी, लवणीय वनस्पति होगी। और स्पेशली ये जो क्षेत्र आता है, ये लवणीय क्षेत्र वहां बनते हैं जहां पर दलदली जमीन होती है। कैसी जमीन होती है, दलदली जमीन होती है। और राजस्थान में कहां पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये बाड़मेर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलती है, लवणीय पादप राजस्थान में कहां पर देखने को मिलेंगे, बाड़मेर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यहां तक की बात समझ में आई होगी सभी को, ठीक। और एक बात और देखें, नेहड़ है, ये दलदली क्षेत्र है जो जालोर में स्थित है। अब ये भी थोड़ा ध्यान रखें, नेहड़ नेहड़ कैसा क्षेत्र है, तो आप कहेंगे दलदली क्षेत्र है। और ये कहां में स्थित है, जालोर में स्थित है। इसके अलावा काला भूरा डूंगर है, ये लूनी बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियां हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए काला भूरा डूंगर कहां पर स्थित है, तो आप कहेंगे लूनी बेसिन के पूर्व पाली में स्थित पहाड़ियों को हम काला भूरा डूंगर के नाम से जानते हैं। कहां पर है काला भूरा डूंगर, तो आप कहेंगे पाली में स्थित है, पाली की पहाड़ियां हैं। और इनका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे लूनी बेसिन से है, क्योंकि लूनी बेसिन के पूर्वी भाग में आपको देखने को। यहाँ पर जो पॉइंट है वो तो एक आपको याद रखना है कि लूनी बेसिन क्षेत्र को हम किस नाम से और जानते हैं, तो गोडवाड़ प्रदेश या गोडवाड़ बेसिन के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और पाली में देखने को मिलेगा। यहाँ पर लवणीय पादप देखने को मिलेंगे, और राजस्थान में लवणीय पादप कहाँ पर मिलते हैं, बाड़मेर में मिलते हैं। और नेहड़ है वो एक दलदली क्षेत्र है जो कहाँ पर स्थित है, जालौर में स्थित है। इसके अलावा इसी लूनी बेसिन के पूर्व में अगर हम देखें
तो काला भूरा डूंगर पाया जाता है जो पाली में स्थित है। तो ये तथ्य आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नागौर उच्च भूमि के बारे में। तो देखिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक लवणीय झील आपको देखने को मिलेगी। कौन सी झील देखने को मिलेंगी? लवणीय झील। तो राजस्थान में सर्वाधिक लवणीय झील कहाँ पाई जाती हैं? तो नागौर उच्च भूमि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? नागौर उच्च भूमि में सर्वाधिक लवणीय झीलें आपको देखने को मिलेंगी। साथ कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी है, इसके बारे में जाने तो ये क्या है? तो नागौर और अजमेर के मध्य अधिक फ्लोराइड वाले क्षेत्र को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है मेंस में 2 नंबर का कि कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी क्या है? तो आप ये कहेंगे नागौर व अजमेर के मध्य वह भूभाग जहां पर अत्यधिक फ्लोराइड पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरोसिस नाम की जो बीमारी है वो पैदा होती है। तो उस इलाके को कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहा जाता है। तो कहाँ है? नागौर व अजमेर के मध्य। तो देखो कुबड़ पट्टी जो होती है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि साहब लवणीयता होने की वजह से उसमें आप देखेंगे तो क्या पाया जाएगा? फ्लोराइड अधिक में देगा। अब देखो फ्लोराइड है ही लवणीयता की वजह से, तो फ्लोराइड अधिक होने की वजह से वहां पर कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी जैसी बीमारी होती। कहने का मतलब है कि हड्डियां बाहर निकल जाती हैं और इस कारण जो बीमारी होती है उसको हम फ्लोरोसिस कहते हैं। फ्लोरोसिस जो बीमारी है वो फ्लोराइड की वजह से है और राजस्थान में इनका संबंध है वो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी से है। वो कहाँ पर है? नागौर और अजमेर के मध्यवर्ती। अब यहाँ से जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए वो पहला पॉइंट है कि सर्वाधिक लवणीय झीलें राजस्थान में कहाँ देखने को मिलेंगी? तो आप कहेंगे नागौर उच्च भूमि में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाए कि फ्लोरोसिस बीमारी किस वजह से होती है? तो फ्लोराइड की वजह से होती है। इसी में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी किसे कहा जाता है? ये पता होना चाहिए नागौर व अजमेर के मध्य स्थित भूभाग या प्रदेश जहां पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने की वजह से फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां देखने को मिलेंगी, वो तमाम भूभाग है वो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें थोड़ा आगे शेखावाटी अंतर। तो देखिए इस क्षेत्र का विस्तार है वो झुंझुनू, सीकर, चूरू। हम देखो ध्यान रहे हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 4 भागों में विभाजित किया था। उसमें अब हम पहुंचे हैं शेखावाटी अंतर प्रदेश में। इसका विस्तार आप देखोगे तो झुंझुनू, सीकर, चूरू, तो ये शेखावाटी में देखो। अब जोहड़ क्या है? शेखावाटी से देखो जोहड़ शेखावाटी में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुओं को, देखो पानी के कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। और ये कौन से भूभाग में है? शेखावाटी में। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुओं को किस नाम से जाना जाता है? जोहड़ के नाम से जाना जाता है। या आपसे ऐसे पूछा जा सकता है जोहड़ क्या है? तो आप कहेंगे शेखावाटी में पाए जाने वाले पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। दूसरी बात, सर क्या है? तो आप कहेंगे शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाबों को सर कहा जाता है। जैसे आप जीण माता की तरफ जाएंगे तो वहां पे एक इलाका है जहां पर आपको बड़ा सा वाटर बॉडी देखने को मिलेगा तालाब के रूप में, वो सर कहलाता है। या फिर आप इधर झुंझुनू से आगे बढ़ेंगे तो वो इलाके में ज्यादातर आप इलाकों के नाम देखोगे तो उनके साथ सर आपको देखने को मिलेगा। बीकानेर वाले इलाकों में आपको सर देखने को मिलेगा। तो जो शेखावाटी प्रदेश के जो इलाके हैं, स्पेशली मैं शेखावाटी की बात कर रहा हूँ, शेखावाटी में बीकानेर नहीं आता, पर मैंने एग्जाम्पल दिया कि वहां पर आप इलाकों में नाम के आगे सर देखोगे। ठीक है, तो सर क्या है? तो शेखावाटी में पाए जाने वाले तालाबों को सर के नाम से जाना जाता है। बीहड़ क्या है? तो देखो चारागाह भूमि है, तो शेखावाटी रीजन में चारागाह भूमि देखने को मिलेगी, उसे क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। बीहड़ नहीं, बीड़ कहा जाता है। देखो मैं बोलने में अशुद्धि कर रहा हूँ और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये बीड़ है, बीहड़ नहीं, बीड़ है, बीड़। जैसे झुंझुनू बीड़। तो शेखावाटी में चारागाह भूमियों को बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है और मुख्यतः ये झुंझुनू में मिलते हैं। अब बात करते हैं तोरावाटी। तो कांतली जो नदी है उसके अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है और जिसका विस्तार आप झुंझुनू और सीकर में देखते हैं। ये तोरावाटी इलाका आपको, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं घग्गर बेसिन के बारे में। देखिए साथियों, घग्गर जो बेसिन है उसका विस्तार आप देखेंगे तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखें। और उससे संबंधित आप एक चीज को देखें, काठी जो है वो घग्गर बेसिन से ही संबंधित है। बग्गी या काठी ये क्या होती है? तो कहेंगे कि घग्गर के बेसिन में पाए जाने वाली
चिकनी और उपजाऊ मिट्टी जिसका विस्तार हनुमानगढ़ और गंगानगर में है उसको काठी कहा जाता है। तो काठी क्या है? तो काठी है वो घग्गर बेसिन की उपजाऊ मिट्टी है जो चिकनी मिट्टी। याद रखना क्या है काठी, बग्गिया काठी क्या है? तो आप कहोगे कि चिकनी उपजाऊ मिट्टी किसकी? घग्गर बेसिन की चिकनी उपजाऊ मिट्टी को हम काठी के नाम से जानते हैं और जिसका विस्तार गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को। ठीक, अब थोड़ा सा मरुस्थल के बारे में कुछ और जो तथ्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। खड़ीन या प्याला झील क्या है? तो देखो मरुस्थल में पाए जाने वाली अस्थायी पानी की झील को खड़ीन कहा जाता है। मरुस्थल में याद रखना पूछा गया सवाल है, मरुस्थल में पाए जाने वाली अस्थायी पानी की झील को पलाया, पैलाया या खड़ीन कहा जाता है। पलाया या खड़ीन कहा जाता है। पूछा गया है पलाया क्या है या खड़ीन क्या है, तो आप कहेंगे मरुस्थल में पाए जाने वाली अस्थायी पानी की झीलों, अस्थायी पानी की झीलों खड़ीन कहा जाता है। और खड़ीन निर्माण सबसे पहले अगर किसी ने शुरू किया था तो वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया। और वो किसके लिए किया गया था? तो वो कृषि कार्यों की शुरुआत करने के लिए किया गया था। इसलिए इन झीलों में रबी की फसल बोई जाती है। अब होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि देखिए वर्षा ऋतु के अंदर मरुस्थल में अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो यहाँ पर एक छोटा सा अस्थायी बांध लगा दिया जाता है। अब धीरे धीरे देखो यहाँ पर पानी का संचय होने लग गया, ये इलाका पानी से भरपूर हो गया, आपने बांध लगा दिया। अब धीरे धीरे पीछे का पानी सूखता जाएगा, तो जैसे जैसे पानी हटेगा वैसे वैसे ये भूमि है ये निकल कर बाहर आएगी और इसके ऊपर अब रबी की फसल की जाए। तो ये सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कार्य किया गया। तो खड़ीन से संबंधित अगर आप किसी जाति विशेष की बात करेंगे तो वो पालीवाल ब्राह्मण हैं जिन्होंने कृषि कार्यों की शुरुआत की थी। और खड़ीन से संबंधित जो फसल है वो कौन सी है? रबी की फसल यहाँ पर होती है, ये थोड़ा सा याद रखें। और वैसे आपसे पूछा जाएगा खड़ीन या पलाया क्या है, तो आप कहेंगे मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी पानी की झीलों खड़ीन कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं रन या टाट के बारे में। रन क्या होती है? अब देखो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं खड़ीन के बारे में। खड़ीन में आप ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये झील मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। खड़ीन कहाँ पर होती है? तो जैसलमेर में ही। अब बात करते हैं रन या टाट क्या होता है। देखिए एक एक बात को समझ। रन या टाट, देखिए रन या टाट क्या है, तो आप कहेंगे मरुस्थल में पाए जाने वाली लवणीय, दलदली और अनउपजाऊ मिट्टी। देखो क्या क्या बोला मैंने? लवणीय, दलदली और अनफर्टाइल अनउपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। और सर्वाधिक रन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जैसलमेर और बाड़मेर में देखने। तो रन या टाट क्या है, तो आप कहेंगे मरुस्थल की लवणीय, दलदली और अनउपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक रन कहाँ पर हैं? तो जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को। बात समझ में आई? ठीक है। अब थोड़ा सा इन इलाकों को तो जैसलमेर देखो थोबा इलाका है, ये बाड़मेर का है। जैसलमेर की अगर बात करें तो भाकरी और पोखरण इलाका है। जोधपुर की बात करें तो बाप और फौलादी, ये इलाके रण क्षेत्र के। चूरू की अगर बात करें तो ताल छापर रण मिलेगा आपको और परिहारी रण क्षेत्र मिलेगा। ये शेखावाटी रीजन के हैं वैसे, तो शेखावाटी रीजन का है। तो अगर आपसे पूछे कि शेखावाटी रीजन का रण क्षेत्र कौन सा, तो ताल छापर है। इसके अलावा परिहारी रण क्षेत्र है। और जोधपुर में रण क्षेत्र कौन से हैं, तो जोधपुर के दो हैं, फलोदी और बाप। फलोदी और बाप याद रखना। जोधपुर के रण क्षेत्र कौन से हैं? फलोदी और बाप। जैसलमेर के रण क्षेत्र कौन से हैं, तो आप कहेंगे भाकरी और पोखरण। और बाड़मेर का रण क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे थोब है, वो बाड़मेर का रण क्षेत्र। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि परहारी रण क्षेत्र है, कहाँ पाया जाता है, तो परहारी रण क्षेत्र का संबंध चूरू से है, शेखावाटी से। ताल छापर तो सबको याद रहता है, लेकिन वो पूछ लेगा पर परिहारी वो रण क्षेत्र है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे चूरू में। इसके अलावा जैसे फलोदी है और बाप है, इनका संबंध जोधपुर से है।
भाकरी और पोखरण का संबंध जैसलमेर से है और थोप का संबंध किससे है, बाड़मेर से। और ये तमाम रण क्षेत्र है। रण क्या होता है, तो आप कहेंगे मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय, अनउपजाऊ या दलदली मिट्टी, ये क्या रण या टाट कहलाती, रण या टाट कहलाती। अब बात करते हैं जल पट्टी या लाठी सीरीज के बारे में। देखो, जल पट्टी या लाठी सीरीज का मतलब एक भूमिगत जल संरचना है, भूमिगत जल प्रवाह है। ठीक है, तो आप सबसे बात करें तो प्राचीन जो सरस्वती नदी है, तो सरस्वती की नदी के भूगर्भ भूगार्भिक जो जल अवशेष है, मतलब ये नदी, जो सरस्वती नदी प्रवाह होती थी, तो उसके अवशेष अब भी आपको जमीन के अंदर भूगर्भ में देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जल पट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। याद रखना, लाठी सीरीज का संबंध किस नदी के अवशेषों से है, तो आप कहेंगे सरस्वती नदी के अवशेष हैं, भूगार्भिक जल अवशेष है जमीन के अंदर। अब क्योंकि धरातल पर तो अब ये नदी बहती नहीं, तो अब भूगार्भिक इसके जल अवशेष हैं, किस नदी के, सरस्वती नदी के, उसी को हम कहते हैं जल पट्टी या लाठी सीरीज कहते हैं। और ये लाठी सीरीज है, ये जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। याद रखना, लाठी सीरीज कहां पर स्थित है, जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ के मध्य स्थित है। 60, देखो ये पोखरण का इलाका है और ये क्या है, मोहनगढ़ है। और ये वाटर बेल्ट है, मतलब इस इलाके में आपको पानी मिलेगा, लगभग कितना है, 60 किलोमीटर। और यहीं पर है वो चांदन नलकूप देखने को मिले। ठीक, और इसी को चांदन नलकूप को अपन क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं थार का घड़ा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जल पट्टी क्या है, या आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर जो लाठी सीरीज है वो क्या है। तो लाठी सीरीज से देखो, जो बिंदु आपको याद रखनी है, एक तो याद रखना है लाठी सीरीज से सरस्वती नदी। और इसका संबंध कैसे रखेंगे, तो ये लाठी सीरीज है, ये सरस्वती नदी के अवशेष हैं। कैसे अवशेष हैं, भूगार्भिक अवशेष। दूसरी बात, इस लाठी सीरीज का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आप बोलोगे पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच है, लगभग 60 किलोमीटर तक के एरिया में ये वाटर बेल्ट है, जहां पर आपको भूमिगत जल देखने को मिलेगा। और इसी के ऊपर है आपका चांदन नलकूप देखने को। ठीक, और जल पट्टी पर चांदन गांव है जो, वहां पर सर्वाधिक नलकूप हैं, जिन्हें क्या कहा जा सकता है, थार का क्या कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। तो थार का घड़ा क्या है, जैसलमेर में है, जैसलमेर का एक गांव है। और कौन सा गांव है, तो आप कहेंगे चांदन गांव है। ठीक, और खास बात यह है कि लाठी सीरीज के अंदर, इस लाठी सीरीज के अंदर मतलब पोखरण से लेके मोहनगढ़ के बीच में एक विशेष प्रकार की घास है, वो पैदा होती है, जिसे हम सेवन घास कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो लाठी सीरीज में पैदा होने वाली घास है वो क्या कहलाती है, तो याद रखना सेवन घास कहलाती है। कौन सी घास कहलाती है, सेवन घास। और ये सेवन घास है वो गोडावण जो पक्षी है, गोडावण की सर्णस्थली कही जाती है। तो सेवन घास को क्या कहा जाता है, गोडावण की सर्णस्थली कहा जाता है। यहां तक की बात क्लियर होगी। ठीक, अब देखिए, राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूगार्भिक जल अवशेष है वो पायूत है। पायूत मतलब बाड़मेर और सांचौर जालोर क्षेत्र में पाया जाएगा। तो दो बातें आपको क्लियर करनी है, सरस्वती नदी के दो अवशेष, दो सीरीज आपको देखने को, एक कहां से कहां तक, एक पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक है, और दूसरी बायोत बाड़मेर से सांचौर जालोर के बीच में आपको देख। यहां तक का पॉइंट आपको समझ में है? ठीक, अब देखिए, तो बोरोसिल से संबंधित एक तथ्य और बात करें तो वो है आंकलवुड फॉसिल पार्क, जीवाश्म उद्यान। मतलब लकड़ी का सबसे प्राचीनतम अवशेष आपको यहाँ पर देखें, और वो कहाँ पर है, जैसलमेर। तो आंकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जैसलमेर के अंदर है। और इसी में आप डेवलप किया गया है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में। और आंकलवुड पार्क भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष हैं वो कहाँ पर हैं, आकलवुड पार्क के अंदर। लेकिन अब हैं वो धीरे धीरे पाषाण में, पत्थर के रूप में ये परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक, और इनका अगर निर्माण काल देखें तो ये जुरासिक काल में हुए, लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले की बात है। इतने साल पुरानी लकड़ी के अवशेष यहाँ पे आपको देखेंगे। तो आंकलवुड पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जैसलमेर में। और इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहते हैं। ठीक, ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं, ये लकड़ी के अवशेष थे जो अब धीरे धीरे पत्थर में कन्वर्ट हो गए। बहुत टाइम हो गया,
आप देखेंगे कि चट्टानों का रूप बदलता रहता है, मेटामॉर्फिक रूप में। भारत में सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है, फॉसिल्स है, जैसलमेर में है, इसीलिए उसको आंकलवुड पार्क के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बाप बोल्डर क्ले। याद रखना, बाप बोल्डर क्ले क्या है ये? तो आप कहेंगे हिमानी के द्वारा जमा किए गए कंकर पत्थर व अवसादों को बोल्डर क्ले कहा जाता है। बोल्डर क्ले कहा जाता है, हिमानी। याद रखना, हिमानी के द्वारा, हिमानी के द्वारा जो सेडिमेंट है, कैसे सेडिमेंट? तो कहेंगे कंकर पत्थर। तो हिमानी के द्वारा जमा किए गए सेडिमेंट ही क्या है? बोल्डर क्ले कहलाते हैं, और जिनका निर्माण है वो परमो कार्बोनिफेरस काल में हुआ है। और याद रखना, बाप बोल्डर क्ले कहाँ देखने को मिलेगा? तो जोधपुर में देखने को मिलेगा, जिसको हम जोधपुर में बाप के नाम से जानते हैं। ये देखो क्या कहा, अब इस तरह की जो चट्टाने हैं, हिमानी के द्वारा ये छोटे छोटे सेडिमेंट ला के रख दिए जाते हैं कंकर पत्थर के, ये क्या कहलाते हैं? बाप बोल्डर। ये बोल्डर क्ले कहलाते हैं। तो इलाका है बाप, तो आपने कहा बाप बोल्डर क्ले कहाँ पर मिलेगा आपको? जोधपुर। ठीक, आइए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। हाँ, बाप के बारे में जाना, बाप बोल्डर क्ले के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और कुछ तथ्य हैं मरुस्थल से संबंधित। देखिए, अब बात करते हैं मरु उद्यान। मरु उद्यान या नख नखलिस्थान जिसे कहें या मरुद्यान जिसे कहें, वो क्या है? तो मरुस्थल में वह क्षेत्र जहां पर जल बेसिन पाया जाता है, जल का बेसिन, जल बेसिन पाया जाता है, उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसी को नखलिस्थान कहा जाता है। नख नखलिस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नखलिस्थान कहा जाता है। मतलब आपने देखा कि कहीं एक छोटा सा जलाशय, मान लीजिए ये जल बेसिन है, इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये छोटी 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 वनस्पति पैदा हो जाती है। ठीक है, हरियाली पैदा होगी, तो इसे क्या कहेंगे? नखलिस्तान कहेंगे इस एरिया। ठीक है, और धरियन क्या होते हैं या धोरे क्या होते हैं, के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। धोरे या धरियन क्या होते हैं? सबसे पहले बात करें धोरों के बारे में। तो पश्चिमी मरुस्थल में लहरदार बालू का स्तूपों को धोरे कहते हैं। लहरदार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। जैसे आप जमीन पर इस तरह की लहरें देखोगे, ये क्या कहलाएंगे? धोरे कहलाएंगे। तो पश्चिमी मरुस्थल में जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पश्चिम मरुस्थल में जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। अब धरियन क्या है? तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर या पश्चिमी राजस्थान में गतिशील स्थानांतरित बालू का स्तूपों को धरियन कहा जाता है। अब देखो, धोरे और धरियन का अंतर आपको पता होना चाहिए। धोरे क्या है? तो आप कहेंगे लहरदार बालू का स्तूप है। धरियन क्या होते हैं? कि जो बालू का स्तूप अपना स्थान बार बार बदलते रहते हैं, उनको धरियन कहा जाता है। तो धोरे और धरियन सर्वाधिक आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? तो राजस्थान में जैसलमेर में आप देखेंगे मरुस्थल बहुत ज्यादा स्थानांतरित होते हैं, तो दोहरे और धरियन सर्वाधिक राजस्थान में कहां पर हैं? जैसलमेर में है। अब बात करते हैं पीवड़ा। देखो, पीवड़ा है, ये क्या है? तो देखिए, मरुस्थल में पाए जाने वाली सांप की प्रजाति है जिसका रंग क्या होता है? पीला होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीवड़ा कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। तो मरुस्थल से संबंधित तथ्य बात करते हैं। अब बात करते हैं मरुस्थल का मार्च। मार्च का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो देखो, मरुस्थल का आगे की ओर बढ़ना मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण या मरुस्थल का मार्च कहलाता है, जो राजस्थान से हरियाणा की ओर सर्वाधिक हो रहा है। वेरी 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 वेरी, आपसे पूछा गया कि मरुस्थलीकरण की दिशा क्या है, या थार का मरुस्थल किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे राजस्थान से हरियाणा की ओर अब ये बढ़ रहा है। जिसकी दिशा अगर आपसे पूछा जाए स्पेशली दिशा देकर, तो दिशा क्या है? तो आप कहेंगे दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी दिशा हो में बढ़ रहा है। तो दक्षिणी पश्चिम से, कहां से? दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अब मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, और यही क्या कहलाता है? मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मार्च का मतलब आगे की ओर बढ़ना है। और मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? मैंने पहले बताया था, वो है परखान बालू का स्तूप। सर्वाधिक जो गतिशील बालू का स्तूप है वो कौन सा है? परखान है। याद रहेगा आपको? ठीक।
ये देखिए मरुस्थल मार्च की दिशा, ऐसे मरुस्थल विस्तार। अब बात करते हैं बालसन क्या है, इसको देखें। तो मरुस्थल में पर्वतों के मध्य पाए जाने वाले जल बेसिन या झीलों को बालसन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछा गया। वैसे पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे में आपको बता रहा हूँ। तो मरुस्थल देखो, मरुस्थल में कहीं कहीं पे अगर आपको पहाड़ देखने को मिले तो पर्वतों के मध्य, मरुस्थल में पर्वतों के मध्य जो जल बेसिन या झीलें पाई जाती हैं उसको बालसन कहा जाता है। जैसे सांबर झील, तो सांबर झील है कहाँ पर है, तो आप कहोगे जो सांबर झील है वो क्या है, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलेगी। बोलो हाँ या ना। अर्धशुष्क मरुस्थल प्रदेश में जो देखने को आपको मिलती है तो इसका मतलब मरुस्थल प्रदेश में, और कहाँ पर है, पर्वतों के मध्य है। तो मरुस्थलों में पर्वतों के मध्य जो जल संचय की छोटी छोटी झीलें आपको देखने को मिलेगी उनको बालसन कहा जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी झील बालसन का उदाहरण है, तो आप कहेंगे सांबर झील है ये बालसन का उदाहरण। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। अब थार के मरुस्थल का विस्तार अगर देखें तो भारत में 85% थार का मरुस्थल फैला हुआ है और 15% कहां पर फैला हुआ है, पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि जो ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया है इसका विस्तार है वो किन किन राज्यों में, थार के मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो आप कहेंगे 4 राज्यों में इसका विस्तार है। सर्वाधिक है ये राजस्थान में है, उसके बाद में गुजरात है, हरियाणा और पंजाब। तो थार का मरुस्थल जो भारत में 85% है और 15% पाकिस्तान में है। तो भारत के ये जो 85% भाग है ये भारत के 4 राज्यों के अंदर है। किस किस में, राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में और पंजाब। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब, और सर्वाधिक किसमें है, राजस्थान। ठीक। अब अगला पॉइंट हमारा है अरावली प्रदेश। तो साथियों अरावली प्रदेश हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां तक हमने देखा, आज हमारा जो था वो था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हमने देखा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल। और हमने जाना कि जो मरुस्थल प्रदेश है इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको हमने आज समझने की कोशिश की। कल के सेशन में हम अरावली और मैदानी तथा पठारी भाग को कवर करेंगे। तो कल हम ये एक सेगमेंट पूरा, एक चैप्टर पूरा हमारा हो जाएगा। कौन सा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का ये पहला सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।